प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से थैलेसीमिया डिजीज के बारे में हम लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले थैलेसीमिया के संबंध में कुछ विशेष बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, थैलेसीमिया जो रोग है, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे कूली, जिन्होंने 1925 में थैलेसीमिया नामक रोग के बारे में जानकारी दी। यह जो रोग है, ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रक्त संबंधी रोग है जो आनुवांशिक होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। जो शरीर के लक्षणों को निर्धारित करते हैं उनको ऑटोसोमल कहते हैं, और जो लिंग को निर्धारित करते हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ऑटोसोम जो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 22 जोड़ी होते हैं, उनसे संबंधित ये रोग है, इसलिए हम इसको ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं। ये रिसेसिव है। आप जानते हैं कि प्रत्येक लक्षण के दो एलील होते हैं, एक एलील प्रभावी होता है और एक एलील अप्रभावी होता है। तो थैलेसीमिया रोग से संबंधित जो एलील है, जो ऑटोसोम्स में पाया जाता है, वो कैसा होता है? अप्रभावी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है और ये एक ब्लड से संबंधित रोग है। चूंकि गुणसूत्रों से संबंधित है तो स्वाभाविक सी बात है, ये कैसा रोग होगा? अनुवांशिक रोग होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ये एक क्वांटिटेटिव डिजीज है, क्वांटिटेटिव बीमारी है। देखिए, क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब मात्रा। मात्रा से संबंधित ये रोग है। इसका मतलब अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे समझाऊं तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कुछ जीन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो जब जीन्स कम हो जाएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये उसी क्वांटिटी से रिलेटेड जो है एक बीमारी है, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव डिजीज कहते हैं। इसमें कुछ जीन्स जो हैं आपके विलोपित हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव डिजीज के नाम से भी जानते हैं। यह एक हीमोग्लोबिनोपैथी है। हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब ये होता है एक ऐसा विकार जो हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये रक्त से संबंधित रोग है। आप जानते हैं रक्त में आरबीसी सेल्स होती हैं और आरबीसी सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थैलेसीमिया है, ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है, उससे संबंधित एक डिजीज है, एक विकार है। उत्परिवर्तन के कारण जीन का विलोपन हो जाता है, जो जीन ग्लोबिन प्रोटीन चेन निर्माण को नियंत्रित करता है। उत्परिवर्तन के कारण थैलेसीमिया रोग में एक ऐसे जीन का डिलीशन हो जाता है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन चेन के निर्माण को नियंत्रित करता है। ग्लोबिन प्रोटीन चेन मतलब हीमोग्लोबिन के निर्माण में, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जो ग्लोबिन प्रोटीन चेन होती है उसके निर्माण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो विलोपित हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिस कारण से थैलेसीमिया रोग होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ऑक्सीजन रुधिर द्वारा अलग अलग कोशिकाओं, ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति में इसी हीमोग्लोबिन में विकार आ जाए, यही हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि कोशिकाओं और ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिससे हाइपोक्सिया हो जाता है। तो थैलेसीमिया रोग में जो मेन लक्षण है वो क्या है कि हीमोग्लोबिन में विकार आ रहा है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक रुधिर के माध्यम से पहुंचाने का काम करता है। और अगर यही हीमोग्लोबिन आपका बीमार हो जाए तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने वाला जो भाग है वो ही जब ढंग से काम नहीं करेगा, तो कोशिकाओं में, ऊतकों में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाता है? हाइपोक्सिया हो जाता है। तो आप थैलेसीमिया के बारे में इतना तो समझ चुके हैं कि ये एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है, क्वांटिटेटिव डिजीज है, हीमोग्लोबिन से संबंधित है, और साथ ही साथ ये जो रोग है इसकी वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब देखिए, ये जो थैलेसीमिया है ये दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है थैलेसीमिया अल्फा और एक कहलाता है थैलेसीमिया बीटा। तो ये ध्यान रखना है, थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, एक थैलेसीमिया अल्फा और एक थैलेसीमिया बीटा। और हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से थैलेसीमिया को समझने का प्रयास करेंगे कि ये अल्फा थैलेसीमिया क्या है और ये बीटा थैलेसीमिया क्या है। ये एक सामान्य व्यक्ति, किसी भी एक जो हेल्दी पर्सन है, एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसमें हीमोग्लोबिन
3 प्रकार का होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी एक हेल्दी जो व्यक्ति है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, वो 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार के हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेनें पाई जाती हैं। मतलब ये ग्लोबिन चेनों का क्या है? टेट्रामर है। समझ में बात आ गई? एक हीमोग्लोबिन में 4 चेनें पाई जाती हैं ग्लोबिन प्रोटीन की। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन है, वो क्या है? एक टेट्रामर है। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा और प्रत्येक में 4 चेनें होंगी किसकी? ग्लोबिन किसकी? आपकी ग्लोबिन प्रोटीन की कितनी चेनें होंगी आपकी? 4 चेनें होंगी। अर्थात जो हीमोग्लोबिन है वो हमेशा क्या होता है? टेट्रामर होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की कितनी चेनें पाई जाती हैं? 4 चेनें पाई जाती हैं। अब ये 3 हीमोग्लोबिन कौन से हैं? कैसे टेट्रामर चेनें पाई जाती हैं, इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन ए। मैंने अभी आपसे कहा हीमोग्लोबिन 3 प्रकार का होता है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में। तो एक हीमोग्लोबिन पहला जो है वो क्या है? हीमोग्लोबिन ए है, जिसको हम HbA से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन कहलाता है हीमोग्लोबिन A2, जिसको हम HbA2 से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरा हीमोग्लोबिन होता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन F या HbF के नाम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो हीमोग्लोबिन ए है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 95%। एक स्वस्थ व्यक्ति में सबसे अधिक मात्रा में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन ए और इसकी मात्रा कितनी है? 95%। हीमोग्लोबिन A2 जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में 2 से 3% पाया जाता है और हीमोग्लोबिन F जो है केवल 1% पाया जाता है। तो 3 हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F। हीमोग्लोबिन A कितना है? 95%। हीमोग्लोबिन A2 कितना है? 2 से 3% और हीमोग्लोबिन F कितना है? 1%। बात हम करते हैं कि हीमोग्लोबिन ए। मैंने अभी आपसे कहा कि हीमोग्लोबिन में ये तीनों हीमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेनें पाई जाती हैं, अर्थात प्रत्येक हीमोग्लोबिन क्या है? एक टेट्रामर है। अब हीमोग्लोबिन ए जो है, इसमें जो 4 चेनें पाई जाती हैं वो कौन-कौन सी हैं? देखिए, हीमोग्लोबिन ए में 2 चेनें अल्फा और 2 चेनें बीटा की पाई जाती हैं। मतलब 2 अल्फा की ग्लोबिन चेन और 2 बीटा ग्लोबिन चेन जब आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? हीमोग्लोबिन ए। तो इसमें कितनी चेन है ग्लोबिन? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये भी क्या है? टेट्रामर है क्योंकि 4 चेनें हैं। ऐसे ही हीमोग्लोबिन A2 का निर्माण कैसे होता है? जब 2 अल्फा और 2 डेल्टा 2 अल्फा और 2 डेल्टा ग्लोबिन चेनें आपस में मिलती हैं तो बनता है आपका क्या? हीमोग्लोबिन A2। 2 अल्फा और 2 डेल्टा जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? हीमोग्लोबिन A2। और इसी प्रकार से जब हीमोग्लोबिन F हमें बनाना है तो ये कैसे बनता है? जब 2 अल्फा और 2 गामा चेनें आपस में मिलती हैं तो आपका हीमोग्लोबिन F बनता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों जो हीमोग्लोबिन हैं, चाहे हीमोग्लोबिन ए हो, चाहे हीमोग्लोबिन A2 हो, चाहे हीमोग्लोबिन F हो, तीनों में एक चीज कॉमन है कि प्रत्येक में 2 अल्फा चेनें मौजूद हैं। 2 अल्फा इसमें भी हैं, 2 अल्फा इसमें भी हैं और 2 अल्फा इसमें भी हैं। अंतर क्या है? हीमोग्लोबिन ए में 2 बीटा चेनें हैं, हीमोग्लोबिन A2 में 2 डेल्टा चेन है और हीमोग्लोबिन F में 2 गामा चेन है। लेकिन अल्फा चेनें अगर आप देखें तो तीनों प्रकार के हीमोग्लोबिन में मौजूद हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बिंदु पे आपको ध्यान देना है। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर वाइज दिखाया कि हीमोग्लोबिन ए हो, A2 हो या F हो, सभी में अल्फा ग्लोबिन की 2-2 चेनें होती हैं। ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन है, इनको नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल विकार है और हमारे शरीर में 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं। तो 22 जोड़ी में जो 16वीं जोड़ी है गुणसूत्रों की, उसमें जो जीन है वो अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को कंट्रोल करता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अल्फा ग्लोबिन चेन को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो कौन से ऑटोसोम में पाया जाता है? गुणसूत्र 16 में। जबकि बीटा, गामा और डेल्टा इनको नियंत्रित करने वाला जो आपका जीन है वो गुणसूत्र 11 पे पाया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कंपटीशन की दृष्टि से कि अल्फा ग्लोबिन चेन को नियंत्रित करने वाला जीन गुणसूत्र 16 पर, जबकि बीटा, गामा और डेल्टा को नियंत्रित करने वाला जो जीन है वो गुणसूत्र 11 पे पाया जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि ये जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा की हम बात कर रहे हैं, ये
ग्लोबिन चेनों का निर्माण कब ज़्यादा होता है? जन्म से पहले, जन्म के बाद, क्या स्थिति इन ग्लोबिन चेनों की होती है? थोड़ा-सा हम इसको समझते हैं। देखिए, ये जन्म से पहले भ्रूणावस्था की कंडीशन दिखाई गई है और अगर आप यहाँ पे देखें, तो सबसे अधिक मात्रा में आपके अल्फ़ा प्रोटीन चेन मौजूद हैं और उसके बाद आपकी कौन-सी चेन मौजूद है? गामा। लेकिन जन्म होते-होते ये गामा की मात्रा क्या हो गई? बिल्कुल कम हो गई और जन्म के पहले आपका बीटा चेन की मात्रा भी क्या है? कम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जन्म से पहले आपका अल्फा तो जन्म से पहले और जन्म के बाद लगातार एक जैसा है, लेकिन जन्म से पहले आपकी बीटा चेन की मात्रा क्या है? बहुत कम है। क्या मौजूद है ज़्यादा आपका? गामा मौजूद है, ठीक है? और जन्म के तुरंत बाद अगर आप देखें, तो आप ये पाएँगे कि बीटा और अल्फा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है और ये अल्फा और बीटा जब आपस में मिलते हैं, तो कौन-सा हीमोग्लोबिन बनता है? हीमोग्लोबिन ए। तो यहाँ आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि जन्म के बाद अगर आप देखें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन ग्लोबिन चेन पाई जाती है? अल्फा और बीटा और इसी कारण से अल्फा बीटा मिलकर के सबसे अधिक मात्रा में क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन ए। और इसी कारण से मैंने आपको बताया था कि एक स्वस्थ मनुष्य में 95% हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है क्योंकि जन्म के बाद सबसे अधिक मात्रा में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो ए बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जन्म के बाद सबसे अधिक मात्रा में जो ग्लोबिन चेनों का निर्माण होता है वो कौन-कौन सी हैं? वो अल्फा है और वो बीटा है। देखिए, थैलेसीमिया के अंतर्गत हम अब बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की। मैंने आपसे अभी समझाया था कि थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं बीटा थैलेसीमिया क्या है। देखिए, बीटा थैलेसीमिया के अंतर्गत ये रोग क्यों होता है, पहले हम इसको समझते हैं। जिस व्यक्ति में बीटा थैलेसीमिया विकार पाया जाता है, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लोबिन चेन कितनी प्रकार की होती है? 4 प्रकार की अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो जिस व्यक्ति में बीटा थैलेसीमिया है, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण क्या होता है? घट जाता है। ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है, इसको बनाने वाला जीन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑटोसोम 11 जो गुणसूत्र 11 होता है, 11वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाला जीन मौजूद होता है और उस जीन को हम नाम देते हैं HBB क्योंकि बी बीटा ग्लोबिन चेन है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? HBB। आप ये भी जानते हैं कि हर जो गुणसूत्र होता है वो जोड़ी में होता है और समजात गुणसूत्रों की जो जोड़ी होती है उसमें प्रत्येक जीन के 2 एलील मौजूद होते हैं। तो जैसे आप डायग्राम से समझिए, मान लीजिए ये गुणसूत्र 11 है तो जोड़ी में है और ये जो जीन है एचबीबी इसके भी 2 एलील होंगे और दोनों एलील जो हैं इन समजात गुणसूत्रों में होंगे। आप देखिए एक एलील एचबीबी का ये है और एक इस गुणसूत्र पे मौजूद है। जब एचबीबी जो आपका जीन है इसके एलील्स में उत्परिवर्तन या विलोपन होता है तो बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घट जाता है जबकि अल्फा चेन का संश्लेषण सामान्य रहता है। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो 11वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं उनमें बीटा ग्लोबिन चेन को नियंत्रित करने वाले जीन एचबीबी के एलील्स मौजूद हैं। एक एलील इसमें है, एक एलील इसमें है और ये जो दोनों एलील्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल हैं बीटा ग्लोबिन चेन के निर्माण में। अगर इन एलील्स में म्यूटेशन हो जाए या कोई एलील डिलीट हो जाए या कोई म्यूटेशन उत्परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका निर्माण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन चूंकि उत्परिवर्तन या डिलीशन कहाँ हुआ? गुणसूत्र 11 के हीमोग्लोबिन बी इस एचबी जीन में हुआ है तो घटेगा किसका संश्लेषण? बीटा ग्लोबिन चेन का। लेकिन अल्फा चेन का संश्लेषण नहीं घट रहा। अल्फा चेन जो है उसका संश्लेषण तो सामान्य ही रहेगा जिस कारण से अल्फा ग्लोबिन चेन की मात्रा क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? अल्फा ग्लोबिन चेन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। दोबारा से समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा कि बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाला जो जीन है वो कहाँ है? गुणसूत्र 11 पे। ये जीन गुणसूत्र 11 के 2 गुणसूत्र हैं जोड़ी में और इसका जीन एचबीबी यहाँ मौजूद है। हर जीन के 2 एलील होते हैं, एक इस गुणसूत्र में, एक इस गुणसूत्र में। तो मैंने आपसे कहा कि बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? इन दोनों एलील्स में से किसी एलील में क्या होगा या दूसरा दोनों एलील में क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा या विलोपन हो जाएगा जिस कारण से बीटा ग्लोबिन चेन का जो निर्माण है, संश्लेषण है वो क्या होगा? घट जाएगा।
अब बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घटने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अल्फा का घट जाएगा, क्योंकि अल्फा चेन को नियंत्रित करने वाला जीन कहाँ है? गुणसूत्र 16 पे, और वो यथावत काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा? बीटा ग्लोबिन चेन की मात्रा कम और अल्फा ग्लोबिन चेन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिस कारण से अल्फा चेन जो है आपस में मिलकर के क्या बना लेंगी? टेट्रामर बना लेंगी। 4 अल्फा चेनें आपस में मिलकर टेट्रामर बना लेंगी, या ये हो सकता है कि ये डेल्टा ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ करके HbA2 हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लें। आप दोबारा से इस ग्राफ को देखिए। मैंने आपसे कहा था कि जन्म के बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चेनें होती हैं आपकी? एक तो अल्फा ग्लोबिन चेन होती है सबसे ज्यादा, आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? अल्फा ग्लोबिन चेन का सबसे ज्यादा, और दूसरी मात्रा में सबसे ज्यादा क्या होता है? बीटा ग्लोबिन चेन। अब बीटा थैलेसीमिया के कारण से आपने इस गुणसूत्र में विकार आने के कारण से देखा कि ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है इसका निर्माण क्या हो गया? रुक गया। ठीक है ना? रुक गया। तो अब अल्फा ग्लोबिन चेन तो बनी रही है ना। अब अल्फा ग्लोबिन चेन के पास क्या विकर है? या तो अल्फा चेनें आपस में मिलकर क्या बना लेंगी? टेट्रामर बना लेंगी। मतलब जो अल्फा चेनें हैं वो कितनी जुड़ जाएंगी आपस में? 4 अल्फा चेनें आपस में जुड़ जाएंगी। एक तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो अल्फा चेनें हैं ये इस डेल्टा के साथ, इस डेल्टा ग्लोबिन चेन के साथ ये अल्फा चेन क्या होगी? जुड़ जाएगी। और जब डेल्टा और अल्फा आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा हीमोग्लोबिन बनता है? हीमोग्लोबिन A2 बनता है। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि किसी व्यक्ति में बीटा थैलेसीमिया होता है तो उसमें क्या होता है? ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन चेन की क्या हो जाती है? संश्लेषण की कमी हो जाती है, जिस कारण से जो आपका हीमोग्लोबिन ए होता है उसका निर्माण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उसकी जगह या तो अल्फा टेट्रामर बन जाते हैं या हीमोग्लोबिन A2 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये क्लियर है? जैसा मैंने आपसे कहा कि अल्फा ग्लोबिन चेन या तो 4 जुड़ करके टेट्रामर बना लेंगी, या 2 अल्फा चेनें 2 डेल्टा ग्लोबिन चेन के साथ मिलकर के क्या बना लेंगी? आपकी हीमोग्लोबिन A2। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन A2 की मात्रा कितनी होती है? लगभग 2 से 3% होती है। अब देखिए बीटा थैलेसीमिया में मैंने अभी आपसे जैसा कहा कि गुणसूत्र 11 की जो जोड़ी है, दोनों गुणसूत्रों पे हीमोग्लोबिन बी के जीन के एलील होते हैं। अब कुछ कंडीशन आ सकती हैं, ये भी संभव है कि जो गुणसूत्र 11 की जो जोड़ी है, दोनों जोड़ी में जो एलील मौजूद है दोनों ही खराब हो जाएं, एक खराब हो जाए। उस आधार पे कुछ कंडीशंस का अध्ययन हम करते हैं। देखिए यदि गुणसूत्र 11 में मौजूद HBB जीन के किसी एक एलील में उत्परिवर्तन हो, ये आपने देखा गुणसूत्र 11 के दो गुणसूत्र हैं, जोड़ी है, और दोनों में क्या है? HBB के एलील है। अब दोनों एलील जो हैं HBB के, दोनों में से यदि किसी एक एलील में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए या विलोपन हो जाए, तो भी तो थैलेसीमिया होगा, तो भी बीटा थैलेसीमिया होगा। लेकिन चूंकि दोनों में से किसी एक ही एलील में प्रभाव पड़ा है, इसलिए हम इसको थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बीटा थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एलील है ये तो स्वस्थ है, HBB है, लेकिन जो दूसरा एलील था HBB जीन का, ये क्या हो गया? म्यूटेट हो गया, और अब हमने इसको क्या दिखा दिया? HB स्मॉल बी, क्योंकि HB स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये म्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कंडीशन, जब एक एलील स्वस्थ और एक एलील में विकार आ जाए तो उसको हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर। इस दशा में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे दो एलील्स, गुणसूत्र 11 पे जो दो एलील्स हैं HBB के, उनमें से एक में विकार आया है, दोनों में नहीं आया, एक में विकार आया है, लेकिन एक एलील आपका क्या है? स्वस्थ है। तो थैलेसीमिया के लक्षण यहाँ पे प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एक एलील है ये क्या है? आपका प्रभावी। मैंने आपसे कहा था कि थैलेसीमिया रोग कैसा है? ऑटोसोमल अप्रभावी है, अर्थात ये अप्रभावी है, इसलिए हमने इसको छोटे बी से दिखाया। ये जो HBB जीन का एलील था इस गुणसूत्र पर, जब इसमें म्यूटेशन हुआ तो HB स्मॉल बी बन गया। HB स्मॉल बी कैसा एलील है? आपका अप्रभावी है, जिस कारण से HBB जो एलील है ये अपने प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इस कारण से थैलेसीमिया के लक्षण तो प्रकट नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत कम मात्रा में होंगे, क्योंकि HBB जो एलील है ये अभी भी बीटा ग्लोबिन चेन का निर्माण करेगा। तो बीटा ग्लोबिन चेन की मात्रा उतनी कम नहीं होगी जितनी कि इस रोग में होनी चाहिए। तो ये बीमारी कहलाती है माइनर,
क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील खराब ना होकर के केवल एक एलील खराब है, इसलिए दूसरा जो स्वस्थ एलील है, जो प्रभावी है, स्वस्थ है, वो अपना प्रभाव प्रकट करेगा। इसी कारण से ये एचबी स्मॉल बी जो है अप्रभावी होने के कारण से अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति में थैलेसीमिया के लक्षण प्रकट सामान्यतः नहीं होते और होंगे भी तो बहुत कम होंगे। लेकिन लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस अवस्था में ये जो व्यक्ति है, ये रोग के कैरियर का काम करेगा, ये रोग के वाहक का काम करेगा, क्योंकि जब गुणसूत्र युग्मक निर्माण के दौरान युग्मकों में जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो गुणसूत्र है आपका बीमार, ये भी जाएगा किसी युग्मक में, तो स्वाभाविक सी बात कि ये जो है थैलेसीमिया का लक्षण तो शो नहीं कर रहा, लेकिन इस रोग को अगली पीढ़ी में ले जाने में सहयोग करेगा। इस अवस्था में इलाज की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि 2 एलील्स में से एक ही एलील बीमार है और वो जो एलील बीमार हुआ, थैलेसीमिया अप्रभावी लक्षण का रोग है, अप्रभावी रोग है, तो अप्रभावी रोग तभी प्रकट होता है, आपको पता होना चाहिए जब वो समयुग्मजीय अवस्था में हो। और यहाँ पे अप्रभावी जो एलील है थैलेसीमिया का, जब वो यहाँ प्रकट हो रहा है, अप्रभावी है, तो जो एचबी प्रभावी एलील है, वो इस थैलेसीमिया म्यूटेशन के फलस्वरूप बनने वाले इस एलील के प्रभाव को प्रकट होने नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन बनती रहेगी, कम बनेगी लेकिन बनती रहेगी। इस कारण से इस अवस्था में इलाज की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, गुणसूत्र 11 में मौजूद जो एचबी जीन है, उसके दोनों ही एलीलों में उत्परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए आप, ये क्रोमोसोम 11 हैं दोनों, और दोनों ही एचबी जो आपके आपके एलील्स हैं, दोनों में ही म्यूटेशन हो गया, जिस कारण से ये जो एचबी कैपिटल बी है, ये भी एचबी स्मॉल बी में और ये भी एचबी स्मॉल बी में परिवर्तित हो गया। अब आप देखिए, थैलेसीमिया के जो अप्रभावी एलील यहाँ आए, दोनों ही किस अवस्था में है, समयुग्मकीय अवस्था में है। दोनों ही गुणसूत्र जो क्रोमोसोम 11 है, दोनों में ही जो आपका एचबी जीन है, वो क्या हो गया है, म्यूटेंट हो गया है। इस दशा को हम थैलेसीमिया मेजर या कूली एनीमिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे थैलेसीमिया के लक्षण प्रकट होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो आपका बीटा हीमोग्लोबिन है, उसको बनाने वाले दोनों ही एलील जो हैं म्यूटेट हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। इसीलिए अब थैलेसीमिया लक्षण जो कि अप्रभावी है, चूंकि यहाँ पे दोनों ही आपके एलील आपके बीमार हो गए हैं, और थैलेसीमिया एच बी स्मॉल बी ये जो अप्रभावी लक्षण हैं, ये समयुग्म की अवस्था में आ गया है। इस कारण से अब ये अपने प्रभाव को यहाँ पे प्रकट करेगा। यहाँ प्रकट इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि एच बी कैपिटल बी प्रभावी था, ये अपना प्रभाव दिखा रहा था, एक एलील ठीक ठाक था, एक ही एलील बीमार था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एलील आपके क्या हो गए हैं, म्यूटेट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे थैलेसीमिया का लक्षण प्रकट होगा। और इस अवस्था में रोगी को इलाज की आवश्यकता होगी, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन का निर्माण यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, और ऐसी दशा में रोगी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। लगातार ब्लड व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, तभी व्यक्ति जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये मैंने आपको बीटा थैलेसीमिया के 2 रूप बताए। एक वो अवस्था जब दोनों एलील्स में से एक एलील म्यूटेट हो जाए, उसको हम थैलेसीमिया माइनर कहेंगे, और यदि दोनों ही एलील जो है म्यूटेट हो जाएं, तो उसको हम थैलेसीमिया मेजर या कूली एनीमिया कहते हैं, जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, बीटा थैलेसीमिया किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक वाहक मादा है और एक वाहक नर है। तो वाहक मादा है, वाहक का मतलब एक एचबी स्वस्थ होगा और एक एचबी क्या होगा, अस्वस्थ होगा। तो एचबी कैपिटल बी और स्मॉल बी हमने वाहक दिखा दिया, एक प्रभावी एलील है जो स्वस्थ है और एक अप्रभावी है जो बीमार है। इसी प्रकार से नर भी वाहक है, तो इसमें भी एचबी दिखाएंगे, क्योंकि ये ऑटोसोमल बीमारी है, इसलिए दोनों गुणसूत्र 11 नर और मादा में एक जैसे होंगे। तो मादा से जो अंडे बनेंगे, उनमें एक गुणसूत्र जो है स्वस्थ बी जीन वाला वो चला जाएगा, और एक में वो म्यूटेट होने वाला जो जीन है स्मॉल बी वो चला जाएगा। इसी प्रकार से नर से जो शुक्राणु बनेंगे, उसमें भी एक शुक्राणु में स्वस्थ भी चला जाएगा, जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका निर्माण करने में सक्षम है, और दूसरा जो है शुक्राणु ऐसा होगा जिसमें म्यूटेंट जीन चला जाएगा, म्यूटेंट एलील चला जाएगा। अब यदि इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में 4 प्रकार की संतानें बनने की संभावना है।
इससे हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार से वाहक नर या मादा थैलेसीमिया के रोग को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। अब आप देखिए पहली संतान, उसमें दोनों जो बी जीन हैं, दोनों क्या हैं? स्वस्थ हैं, तो ये व्यक्ति स्वस्थ होगा। इसमें एक बी स्वस्थ और एक बी क्या है? अस्वस्थ है। लेकिन थैलेसीमिया रोग अप्रभावी है, रिसेसिव है, तो यहाँ पे कैपिटल बी जो जीन है वो प्रभाव दिखाएगा, तो ये व्यक्ति रोग का क्या होगा? वाहक होगा। ये व्यक्ति इस संतान में भी एक कैपिटल बी स्वस्थ है और एक स्मॉल बी अस्वस्थ है, तो ये भी रोग का क्या होगा? वाहक होगा। लेकिन इस संतान को अगर आप देखें तो इसमें दोनों ही जो एलील हैं, जो बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाले दोनों ही एलील हैं, दोनों ही क्या हैं? म्यूटेट हो गए हैं। स्मॉल बी यहाँ प्रदर्शित हो रहा है, समयुग्मकीय अवस्था प्रदर्शित हो रही है, तो ये व्यक्ति क्या होगा? आपका इस रोग से पीड़ित होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 25% संतानें आपकी सामान्य हैं, 50% संतानें आपकी रोग की वाहक हैं और 25% संतानें बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माता और पिता में चूंकि एक ही जो क्रोमोसोम 11 में हीमोग्लोबिन बी बीटा चेन को बनाने वाला जो आपका जीन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाला जो जीन है गुणसूत्र 11 पर, वाहक में एक स्वस्थ होता है जीन और एक क्या होता है? अस्वस्थ होता है। लेकिन जब इस प्रकार के वाहक माता-पिता संतान पैदा करते हैं, तो उन संतानों में ये बीमारी ट्रांसफर होती है। इन माता-पिताओं में चूंकि वाहक हैं, एक बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाला एलील स्वस्थ है, इसलिए इनमें बीटा थैलेसीमिया प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन ये संतानों में इस रोग को फैलाने के कारण बन सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया की। अल्फा थैलेसीमिया के अंतर्गत क्या होता है? अल्फा थैलेसीमिया के अंतर्गत अल्फा ग्लोबिन चेन का जो संश्लेषण है वो प्रभावित होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घट जाता है। अब यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिए कि अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र 16 पे होते हैं और वो संख्या में 2 जीन होते हैं। सामान्यतः किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले एक ही जीन होता है, लेकिन अल्फा ग्लोबिन चेन को नियंत्रित करने वाले, इसके संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले 2 जीन होते हैं जो गुणसूत्र 16 पे होते हैं और इन जीनों को हम कहते हैं HbA1 और HbA2। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं। तो अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को नियंत्रित करने वाले कुल कितने एलील हो गए? 4। आप देखिए HbA1 जो जीन है पहला, इसके एक एलील इस गुणसूत्र पे है, एक एलील इस गुणसूत्र पे है और HbA2 जो दूसरा जीन है इसका भी एक एलील इस गुणसूत्र पे है, एक एलील इस गुणसूत्र पे है। तो इस प्रकार से 4 एलील हो गए जो अल्फा ग्लोबिन चेन के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। जब HbA1 HbA2 के एलील्स में उत्परिवर्तन हो जाए या विलोपन हो जाए तो अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घट जाता है, जबकि बीटा चेन का संश्लेषण सामान्य रहता है। आपने देखा कि ये जो 4 एलील्स हैं ये अल्फा ग्लोबिन चेन के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। अब मान लीजिए इन एलील्स में विलोपन या म्यूटेशन हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण प्रभावित होगा, इसकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन बीटा ग्लोबिन चेन का निर्माण क्या होता है? सामान्य रहता है, वो बिल्कुल सामान्य गति से आगे बढ़ता है। आपने अल्फा थैलेसीमिया में इसका बिल्कुल विपरीत पढ़ा था। बीटा थैलेसीमिया में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण कम हो जाता है और अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण सामान्य रहता है। और यहाँ अल्फा थैलेसीमिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घट गया और बीटा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण जो है क्या है? सामान्य रहता है। जिस कारण से क्या होगा? बीटा ग्लोबिन चेन की मात्रा क्या होगी? रुधिर में बढ़ जाएगी। अल्फा थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में अल्फा ग्लोबिन चेन का संश्लेषण घट जाएगा और बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। आप इस ग्राफ में देखिए, मैं दोबारा से आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि जन्म के बाद सामान्यतः क्या होता है? अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन की मात्रा सबसे अधिक होती है और 2 अल्फा चेनें 2 बीटा चेनों के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन ए का निर्माण करती हैं, जो 95% हमारे रुधिर में होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है कि ये जो अल्फा ग्लोबिन चेन है इसकी मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है और बीटा ग्लोबिन चेन जो है ये सामान्य रूप से बन रही है। यही कारण है थैलेसीमिया का।
थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं अल्फा थैलेसीमिया के, उनमें अल्फा ग्लोबिन चेन की मात्रा घट जाती है, जबकि बीटा ग्लोबिन चेन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सामान्यतः इसका निर्माण हो रहा है तो इसकी मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अल्फा थैलेसीमिया के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 4 एलील्स अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। अब ये 4 एलील्स में से किसी भी एलील में अगर विलोपन या म्यूटेशन हो तो वो अल्फा ग्लोबिन चेन के संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन 4 में से यदि एक एलील विलोपित हो जाए तो क्या होगा, 2 हो जाए तो क्या होगा, 3 हो जाए तो क्या होगा और यदि चारों हो जाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि HbA1 या HbA2 के जो 4 एलील्स हैं, उनमें से यदि किसी एक एलील में या तो उत्परिवर्तन हो जाए या उसका डिलीशन हो जाए, तो ज़्यादा प्रभाव प्रकट नहीं होता और उसे हम साइलेंट कैरियर कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ 3 एलील मौजूद हैं, एक एलील जो है आपका क्या हो गया, विलोपित हो गया, म्यूटेट हो गया। इस दशा को हम क्या कहते हैं, साइलेंट कैरियर कहते हैं, क्योंकि 3 एलील अभी भी मौजूद हैं जो अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को कंट्रोल करेंगे। तो अल्फा ग्लोबिन चेन कम हो जाएगा लेकिन बनेगा, जिस कारण से बहुत अधिक प्रभाव व्यक्ति में, रोगी में प्रदर्शित नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति साइलेंट कैरियर हैं, इनमें रोग तो प्रकट नहीं होगा लेकिन ये इस बीमारी को अगली जनरेशन में ले जाने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं यदि ऐसी कोई स्थिति आए कि 4 में से 2 एलील्स जो हैं विलोपित हो जाएं या उनमें म्यूटेशन हो जाए, तो इसको हम अल्फा थैलेसीमिया माइनर कहेंगे। अब यहाँ पे आपकी 2 कंडीशन है। देखिए, आप जानते हैं कि 2 एलील इस गुणसूत्र में है, 2 एलील इस गुणसूत्र में है और 2 एलील्स में म्यूटेशन होना है। अब ये भी तो हो सकता है कि किसी एक गुणसूत्र के दोनों एलील्स में म्यूटेशन हो जाए, या ये हो सकता है कि एक एलील इस गुणसूत्र का और एक एलील इस गुणसूत्र का म्यूटेट हो जाए। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही समजात गुणसूत्रों में से एक-एक एलील दोनों ही गुणसूत्रों का क्या हो गया, या तो विलोपित हो गया या म्यूटेशन हो गया। इस अवस्था को हम कहते हैं ट्रांस अवस्था। और यदि किसी एक गुणसूत्र से ही दोनों एलील विलोपित हो जाएं या म्यूटेट हो जाएं, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इस गुणसूत्र के दोनों ही एलील क्या हो गए, विलोपित हो गए, म्यूटेट हो गए, लेकिन इस गुणसूत्र के दोनों एलील मौजूद हैं। तो इस अवस्था को हम कहेंगे सिस अवस्था। तो जब 4 में से 2 एलील का विलोपन हो जाए या उत्परिवर्तन हो जाए तो इसको हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया माइनर। यहाँ पे भी अल्फा ग्लोबिन चेन का निर्माण होगा लेकिन कम मात्रा में होगा। अब हम बात करते हैं यदि 4 में से 3 एलील्स में उत्परिवर्तन हो जाए। अब देखिए यहाँ डायग्राम में, यहाँ 4 में से केवल एक ही एलील बचा है, 3 एलील क्या हो गए हैं आपके, विलोपित हो गए हैं या उनमें म्यूटेशन हो गया। इस दशा में क्या होगा, अब ग्लोबिन चेन का निर्माण बहुत कम हो जाएगा, बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा ग्लोबिन चेन के निर्माण में। और यहाँ पे अब दिक्कत ये आती है कि जब अल्फा ग्लोबिन चेन कम हो जाता है तो बीटा ग्लोबिन चेन को आप सामान्यतः आप जानते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि 2 अल्फा 2 बीटा चेन के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन ए बनाता है, ये आपको पता है। अब जब अल्फा का निर्माण बहुत कम हो गया तो बीटा चेन के पास क्या विकल्प बनता है, बीटा चेन क्या करती है, 2 तो जुड़ती हैं, साथ साथ में 2 बीटा चेनें और जुड़ जाती हैं और कुल मिला के कितनी बीटा चेनें जुड़ जाती हैं, 4 बीटा चेनें जुड़ जाती हैं। सामान्यतः अल्फा और बीटा जुड़ते हैं, लेकिन जब अल्फा ग्लोबिन चेन की मात्रा कम हो गई तो जो बीटा सामान्यतः जुड़ते थे, अब वो 2 की जगह कितने बीटा जुड़ जाएंगे, आपस में 4 बीटा ग्लोबिन चेनें जुड़ जाएंगी। और जब 4 बीटा ग्लोबिन चेनें जुड़ती हैं तो जो संरचना बनती है उसको कहते हैं हम HbH हीमोग्लोबिन। हमको क्या कहेंगे, उसको HbH हीमोग्लोबिन कहेंगे। यदि दो हीमोग्लोबिन 2 बीटा ग्लोबिन चेन की जगह पे 4 बीटा ग्लोबिन चेन टेट्रामर बना लें, 4 चेनें जुड़ जाएं तो उससे बनता है HbH, जिसको हम कहते हैं HbH हीमोग्लोबिन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो हीमोग्लोबिन ये क्या है, एक इनएक्टिव हीमोग्लोबिन है, ये सामान्य हीमोग्लोबिन के समान काम नहीं करता। और अब अंतिम विकल्प, यदि ये चारों के चारों एलील आपके क्या हो जाएं, गायब हो जाएं या म्यूटेट हो जाएं। आप देखिए यहाँ गुणसूत्र जो आपका ये है, दोनों गुणसूत्र समजात गुणसूत्रों में एक भी एलील मौजूद नहीं है जो अल्फा ग्लोबिन चेन के निर्माण को नियंत्रित करे। इस दशा में क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन का निर्माण जो है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अब अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगी ही नहीं। इस रोग को हम अल्फा थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। यहाँ HB बार्ट्स बनता है, क्योंकि आप देखिए अल्फा चेन का निर्माण तो बिल्कुल बंद हो गया
और अब यहाँ पे क्या होता है कि गामा ग्लोबिन चेनों का निर्माण जो होता है वो आपस में जुड़ करके टेट्रामर बना लेती है। एक अवस्था तो मैंने आपको ये बता दी कि बीटा ग्लोबिन चेन जो है क्या बना लेती हैं, आपके टेट्रामर बना लेती हैं, और एच हीमोग्लोबिन बनाता है जो निष्क्रिय है। और कभी-कभी क्या होता है कि एचबी एचबी में जो आपकी अल्फा चेन है, जब वो अल्फा चेन नहीं बनती, तो गामा जो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो गामा ग्लोबिन प्रोटीन आपस में जुड़ जाती हैं और टेट्रामर बना लेती हैं, और उस अवस्था को कहते हैं हम एचबी बार्ट्स। ये अवस्था सामान्यतः देखने को मिलती है भ्रूणावस्था में, यदि बच्चा माता के गर्भ में है और उस समय ये कंडीशन आ जाए कि चारों के चारों एलील्स मौजूद ना हो, तो बच्चे में तो आप जानते हैं बीटा ग्लोबिन चेन नहीं होती, बच्चे में क्या होता है, अल्फा और आपका गामा ग्लोबिन चेन होती है। तो बच्चे में अल्फा और गामा ग्लोबिन चेन है, अल्फा नहीं बन रहा तो क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। तो ये जो गामा ग्लोबिन प्रोटीन है यही टेट्रामर बना लेती हैं भ्रूणावस्था में अगर ये रोग हो। और जब गामा ग्लोबिन चेन टेट्रामर बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं एचपी बार्ट्स, और ऐसी दशा में बच्चे की माता के गर्भ में ही मौत हो जाती है। आप दोबारा से इस बात को समझ लीजिए, यदि एक एलील गायब हो तब क्या होगा, उसे हम साइलेंट कैरियर कहेंगे। यदि 2 एलील गायब हो जाएँ या म्यूटेट हो जाएँ तो क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया माइनर कहेंगे। यदि 3 एलील्स डिलीट हो जाएँ या उत्परिवर्तन हो जाए तो उस दशा में एक स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके शरीर में क्या बनना शुरू हो जाएगा, एच हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा जो एक निष्क्रिय हीमोग्लोबिन है। और यदि ये स्थिति बचपन में आए, बच्चा माता के गर्भ में है, बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, तब ऐसी स्थिति आ जाए कि अल्फा ग्लोबिन चेन ना बने, तो गामा की 4 ग्लोबिन चेन आपस में जुड़कर टेट्रामर बनाएंगी और उससे एचबी बार्स बनता है, जिसकी वजह से बच्चा माता के गर्भ में ही क्या होता है, मर जाता है। थैलेसीमिया के कुछ विशेष लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है तो आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण प्रभावित होता है, जिस कारण से व्यक्ति में एनीमिया रोग प्रकट होता है। एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रभावित होगा, तो शरीर कमजोर, थका हुआ, त्वचा में पीलापन, ये लक्षण सामान्यतः दिखाई देंगे। आरबीसी कोशिकाओं की हीमोलिसिस होती है, अर्थात आरबीसी बहुत तेजी से नष्ट होने लगती हैं, और जब आरबीसी तेजी से नष्ट होती हैं तो शरीर में बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब शरीर में बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो शरीर पीला हो जाता है, जिसको हम पीलिया रोग कहते हैं या जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। रक्त की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि रक्त की कमी हो रही है और शरीर हमारा क्या करेगा, रक्त की कमी को पूरा करने का प्रयास करेगा। आप जानते हैं बोन मैरो आरबीसी सेल्स के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जब रक्त की कमी होगी तो अस्थि मज्जा जो है क्या होती है, फैलने लगती है, ताकि अधिक से अधिक खून बनाए। और उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि सिर और चेहरे की जो हड्डियां हैं, अस्थि मज्जा बोन मैरो के फैलने से सिर और चेहरे की हड्डियां जो है क्या हो जाती हैं, आपकी चौड़ी हो जाती हैं। ऊपर के दांत बाहर की ओर निकल आते हैं, और लीवर और प्लीहा जो है आपका आकार में क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थैलेसीमिया के बारे में बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया किस प्रकार से होता है, इसके क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसके बारे में समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।